नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 2025 का आपको पता है 16 फरवरी को होने वाला है। शॉर्ट नोटिस आया है उसके हिसाब से, तो लगभग संभावना है कि आपको 16 फरवरी के आसपास ये पेपर हो सकता है। ठीक है, पोस्ट कितनी आएगी इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि भाई 300 से 500 तक आ सकती है। ठीक है, इससे 300 से कम नहीं होगी, लेकिन 300 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये मान के चलिए 300 के आसपास पोस्ट आने वाली है अपनी। ठीक है, तो आपको अभी से अगर तैयारी करना है तो उसका एक ही तरीका है। उसका ये तरीका है कि आप टेस्ट लगा के देखिए। टेस्ट लगा के देखने से क्या फ़ायदा होता है कि अपने को अपना वीक सेक्शन पता चल जाता है, और किसी भी सेक्शन में कितना रिवीजन की रिक्वायरमेंट है ये सब जानकारी आपको पहले ही पता चल जाती है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे फिर उसके बाद जा कर के आप टेस्ट लगाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक कैसे क्रिएट होता है? क्योंकि क्वेश्चन आपके होते हैं गलत, फिर आपके मार्क्स आते हैं 70 के आसपास या फिर इससे भी कम हो जाते हैं। क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि 70 क्वेश्चन से अगर कम आ रहे हैं तो आप पैनिक सिचुएशन में होते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो इस टाइप के हड़बड़ाहट नहीं करना है अपने को। तो उसके पहले आप, अभी टाइम बहुत है अपने पास, 100 दिन मान के चलिए बहुत होते हैं। अगर जिनको प्रीलिम्स से निकालना है, जिनका मेंस के ऊपर भी फोकस नहीं है, वैसे तो दोनों चीज़ तैयारी एक साथ ही होती है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई प्रीलिम्स नहीं होगा तो मेंस क्या ही कर लेंगे। तो जो लोग डेडिकेटेड होकर के प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो उनका एक ही तरीका है कि भाई देखो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाओ और हमारा पेड कोर्स जो हमने लॉन्च किया है उसको ज्वाइन कर लो। उसका फीचर क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना यूनिट 1 जो है उसके अपन क्वेश्चन डील करेंगे यहाँ पर, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे नहीं आएंगे। खैर 2024 का तो प्रीलिम्स आप लोगों ने दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी हुई है। अगर आप पेपर लगा के आ गए और फिर आपने आंसर की से मिला लिया और उसको फेंक दिया एक कोने में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है। क्योंकि भाई आपको खुद से भी एनालिसिस करना चाहिए क्वेश्चन पेपर का कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हुई है। खैर यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि जानकारी देंगे, लेकिन आप भी अपना दिमाग यूज़ करें ना। अगर आपके पास दिमाग है तो, है ना, तो अपन ने उसको फ्रिज में निकाल के रख तो दिया नहीं है कि कोई अपने को दिमाग देगा तभी अपने को यूज़ करना है। तो खुद का भी यूज़ करें, तो उससे क्या होगा, अगर 4 बातें किसी और ने बताई, 2 बातें आपके पास से निकल के आएगी, तो आप प्लस पॉइंट में आपके 6 बातें हैं, किसी का 10 हो सकती है, तो सब आपके प्रीलिम्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो अपने आप कोशिश करेंगे इस बार कि 40 से 50 टेस्ट आपको कंप्लीट कराए। पेपर निकालने के लिए आपको अपनी तैयारी पर रखनी चाहिए। अभी तो बहुत सारे लोग होंगे जो दीपावली बना रहे होंगे, और आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से बनाई होगी मुझे लगता है। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और मेरा ये आशीर्वाद है, मतलब ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि जो लोग शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं सिंसेरिटी के साथ और सीरियस है बहुत ज़्यादा, तो अगले साल आप मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी में बैठ करके अपने घर पे दिवाली बनाएं। मतलब गाड़ी में बैठ के तो नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी रहेगी, तो वो दिवाली नहीं होगी, दिवाली का बाप हो जाएगा वो। ठीक है, तो मतलब अपने को ऐसी दिवाली बनानी है कि आपके जो 4 पड़ोसी वो जल के राख हो जाए, है ना। रिश्तेदार तो हो ही जाते हैं फिर थोड़े बहुत, तो कोई बात नहीं। तो अपने कोशिश ये करना है कि अपने पास मध्य प्रदेश शासन का टैग आना चाहिए, बात खत्म। और समय से पहले जागेंगे तभी अपन ये रण क्षेत्र जो है, युद्ध है, उसको जीत पाएंगे। तो फिर यहाँ पे एक श्लोक लिखा है। अब इस श्लोक का, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वाहिनाम ग्रहे, मतलब आग लगने पर कुआं नहीं खोदना चाहिए। भाई कुआं पहले खोद के रखो, अगर आप आग लगने पर कुआं खोदेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। और इसके अलावा अपनी जो टेस्ट सीरीज़ अपन ने चालू की है, मतलब अपना जो फीचर है कोर्स का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई सीधी बात है कि टारगेट बेच है, रामबान ओसडी है। यहाँ पर आपको ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे कि आपका प्रीलिम्स निकलना 100% श्योरिटी है, अगर उन बातों का आप यथा उचित समय पर फॉलो कर लेते हैं तो कोर्स का फीचर ये है कि भाई 1000 रुपीज़, सर इतना ज़्यादा पैसा तो कोई नहीं ले रहा। हाँ नहीं ले रहा तो, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं लेता ना वहाँ पे कि भाई हम निकाल के देंगे आपको। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ तो आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। अब लोग 1-1 लाख रुपए दे करके कोचिंग कर रहे हैं, और उसमें भी कोई श्योर शार्ट नहीं होता है कि आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे 1000 बोल रहे हैं आपको, बिना कोचिंग के आप प्रीलिम निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 100 डेज फुल फोकस के साथ आपको पढ़ाई करनी है। और अब हम जो फीचर है वो देख लो क्या है। फीचर अपना ये है कि भाई जो अपन ने 25 का अपन जो भी चीज़ें बताएंगे वो बेस्ड ऑन 2024 प्रीलिम्स पेपर है, उसके हिसाब से बताएंगे कि कौन से सोर्स है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। जैसे लिमिटेड बुक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा सोर्सेस के ऊपर भागना नहीं है, तो उतना भी पढ़ते हैं तो आपका आराम से निकल जाएगा। 80+ क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। हाँ, खुद से जाके गलती मत कर देना कि अब भाई वहाँ पे कुल्हाड़ी लेके गए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो ऐसी, अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये सिली मिस्टेक्स के ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। उसका भी तरीका बताएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपको सिली मिस्टेक कैसे सुधारना है, हमको तो पता ही नहीं है, हम कैसे सुधारेंगे। आपको सारी जानकारी मिलेगी भाई साहब। डेली टारगेट दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेली टारगेट कैसे देंगे?
जिस यूनिट में से मैक्सिमम मार्क्स का मिनिमम मार्क्स का आता है उस हिसाब से। तो मिनिमम मार्क्स वाली यूनिट को हम बाद में करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स वाली को पहले करेंगे। उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि वहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो उसको अपन उड़ा देंगे आपको। एक दिन में एक यूनिट का अपना टारगेट रहेगा, ठीक है, टारगेट तो अपना यही रहेगा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर आपको सरप्लस दिया जाएगा। सरप्लस ऐसे दिया जाएगा कि अगले दिन आपको इतना टाइमिंग में उसको निपटाना होगा। तो इससे क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। आप कोशिश करेंगे एक दिन में यूनिट निपटाने की, लेकिन नहीं निपट पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी की स्पीड स्लो है तो नेक्स्ट डे निपटाने की कोशिश करेगा। वो एक तरीका होता है, वो सब हम आपको आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तभी बता पाएंगे। मेथड टू कॉन्कोर टफ टॉपिक। तो टफ टॉपिक है, उसको अपन कैसे उसके ऊपर अपन बढ़त बनाएं, कैसे अपनी पकड़ बनाएं, उसको बताने उसको तरीका बताएंगे। टाइमर की स्ट्रेटजी क्या है सर, ये तो हमने पहली बार सुना है। तो इसका अपन पेड कोर्स में बताएंगे आपको कि कैसे आपको टाइमर लगा के काम करना चाहिए। देखो, एक तरीका होता है आप पढ़ रहे हैं, सुबह 7 बजे से पढ़ रहे हैं, रात के 10 बजे तक पढ़ रहे हैं। अब आपने कितना पढ़ा है ये आप ही को पता है, वास्तविकता कितने पेजेस पढ़े हैं, उसमें से कितनी चीज़ें आपको याद है, वो सब चीज़ आपको मैटर करती है। क्योंकि वो आउटपुट, देखो भाई, इनपुट अगर दिया जा रहा है तो आउटपुट निकलना चाहिए। अगर उसका कोई आउटपुट ही नहीं है तो फिर वो इनपुट देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो टाइमर स्ट्रेटजी के हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं और फिर हम बाद में एनालिसिस करते हैं कि मैंने कितने समय में कितने पेजेस पढ़े और कितना मुझे याद है। समझ में आ रहा है? एक साइंटिफिक वे में ही पढ़ना है आपने को, ऐसा नहीं घोड़े गधे जैसे लगे हुए और याद हो नहीं रहा कुछ। फिर उसका देखिए 1-to-1 डाउट सेशन, क्लैरिफिकेशन का सेशन होगा। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई किसी को भी किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ समस्या है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, या फिर किसी को कोई और भी सिचुएशन हो सकती है किसी के साथ कि यार ये कैसे पढूं, वो कैसे पढूं, ये याद ही नहीं हो रहा है, ये इसका क्या तरीका पढ़ने का। तो जितने भी डाउट है 1-to-1, मतलब आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जहाँ पे आप लोग अवेलेबल है वहाँ पे अपन कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की। 30 to 40 टेस्ट रहेंगे यहाँ पे, यूनिट वाइज और रेफिलिटी दोनों रहेगी। ऑथेंटिक सोर्स कौन से है ये आपको बताया जाएगा, उसी से पढ़ना है आपने को, क्योंकि ऑब्जेक्शन फाइल करनी पड़ती है। आपको पता है आयोग पगला है, मानता नहीं है वो जब तक गलतियाँ नहीं करे। कहाँ से कितना पढ़ना है ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। अनावश्यक चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको बताया जाएगा कि भैया आप जैसे बताएंगे कि सर मैंने तो ये ले के आई हूँ, ये मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगा आपको नहीं पढ़ना है या फिर पढ़ना है। तो ये सब चीज़ आपको बताई जाएगी। ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप मैसेज कॉल जो भी करना है मैसेज कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो मैसेज देख लेते हैं अपन और उसको रिप्लाई कर देंगे। कॉल में क्या है, फिर अपना सबका अलग अलग टाइम होता है, अपन उठा नहीं पाएंगे, फिर आपको लगेगा कि सर तो एटीट्यूड वाले फ़ोन नहीं उठाते तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बिजी रहते हैं अपने हिसाब से। एमसीक्यू कहाँ से लगाना है ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे। नोट्स और बुक्स किसकी ले ले भाई, क्योंकि अनाप शनाप यहाँ पे मार्केट में पब्लिशर है और किसकी बुक ले ले पता नहीं, क्योंकि बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है। अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है और वो गलत है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। हमको तो हमारा आपका भला करना है, हमें बुक पब्लिशर से कोई मतलब नहीं है, हमको कोई पैसा नहीं दे रहा है। करंट अफेयर को कैसे डील करना है ये आपको बताया जाएगा। फैक्ट याद करने की ट्रिक भी आपको बताई जाएगी, क्योंकि भाई दुनिया भर के फैक्ट पढ़ने पड़ते हैं यहाँ पर। और अब तो आपको फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और एनालिसिस कंसेप्चुअल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, तभी आप निकाल पाएंगे। आप 2024 का पेपर उठा के देखो ना आप लोग कि वहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कितनी है और कंसेप्ट कितने हैं वो। तो अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर भाई तुम पीएससी की तैयारी कर रही हो, तुम लोग को वनडे के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। जिनको अपने पेपर का एनालिसिस नहीं करते हो उन लोग को खाली यहाँ पे कल्पनाओं में घोड़े दौड़ाने से कोई मतलब नहीं है। लास्ट 7 डेज़ की स्ट्रेटेजी बताएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रूशियल यही है। लास्ट 7 डेज़ में आपको क्या करना है, लास्ट 24 आवर्स में आपको क्या करना है, लास्ट 2 आवर्स में आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको बताई जानी चाहिए। ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो आप गलती करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम टाइम के 1 घंटे पहले की भी स्ट्रेटेजी होती है। एग्ज़ाम टाइम में जब बैठे हैं जो OMR सीट भरती तब की भी एक स्ट्रेटेजी होती है। क्या आप उसको फॉलो करते हैं? क्या आपने कभी उसके विषय में सोचा है? अगर आपने जो सोचते हैं उसका निकलता है, जो नहीं सोच पाता है या फिर कहीं किसी चीज़ में फंस जाता है तो उसका दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम, ठीक है। डेली मेडिटेशन फॉर मेंटल पीस। मेंटल पीस की बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो मेडिटेशन की आवश्यकता आपको है, मानो या नहीं मानो। तो मेडिटेशन तो करना ही है। सुबह कर लो अगर उठ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर रात में जब सोते हैं ना अपन, तो 10 मिनट के लिए मोबाइल मत चलाओ भाई, कोई आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं होना है। आप 10 मिनट का मेडिटेशन कर लो, ओम का या किसी प्रकार का आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा सकते हो, हेडफोन लगा लो बढ़िया से अपने, जो भी है एयरपोर्ट जो भी लगाना है, और 10 मिनट बैठ जाओ, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, कुछ दिन की प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसका स्ट्रेस रिलीफ रिकमेंडेशन आपको बताई जाएगी कि भाई कैसे स्ट्रेस रिलीफ करना है। तो ये आपका अपना प्रोग्राम है, इसके हिसाब से आपको चीज़ें बताई जाएगी और श्योरिटी हो जाएगी 100% कि आपका प्रीलिम्स निकलना है।
ठीक है। बाकी आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि 100-200 रुपये की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लो तो वहाँ पे सिर्फ टेस्ट सीरीज़ होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग सब समझदार हैं, आपको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना भला बुरा सब कुछ पता है, ठीक है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है जो अपन बताएंगे, जैसे कि टेस्ट अपन मतलब जो अपना प्रोग्राम है उसमें आपको ये बताएंगे। अब देखो भील की कोई कृषि होती है, पद्धति होती है, गोंड की होती है, बेगा की होती है, ठीक है। अब इनमें कोलैप्स हो जाएगा, मतलब बेगा की बारी होगी कि कौन, अगर यहाँ कूट मिलान करने को बोल दो ना तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि इसको याद करने का एक तरीका होना चाहिए। अब याद करने का तरीका क्या होगा भाई, इसका याद करने का तरीका ये होगा, ट्रिक बना लेता हूँ मैं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है। तो जो चीम आता है उसको अपन ने याद कर लिया भीलची से, भीलची दिख रहा है, भीलची, भील से भील हो जाएगा, चीज हो जाएगा चिमाता। दाजिया से क्या हो जाएगा, ये भील को याद करो भोली, और यहाँ पे दिए दाजिया में याद रखो जिया, भोली जिया, तो ये दाजिया याद हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको गोंड की, अब देखो इसको अलग अलग प्रकार की, ये गॉड की बारी याद कर सकते हो तो इसको, या फिर ये भी हो सकता है द गॉड ऑफ वॉर, है ना, ये सब भी याद कर सकते हो। ऐसे ही बेगा की भी याद कर सकते हो आप, कि पांडु की बेवा बागी, बेवा बेवा से अपन बीबी बना रहे हैं, ठीक है, और वो बागी हो गई है, ठीक है। तो आप ऐसे पांडु से हो जाएगा पोंडू, बेगा से आपको पता है बागी, और बेवा से हो जाएगा बीबी, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, याद करने का तरीका है भाई अपना अपना सबका। खाली तुम पढ़ लेते हो कि भाई भील की दाजी है गोंड की बारी, तो तुम जा करके, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोग, अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी तुम पढ़ लो, और आधा घंटे के बाद क्या 15 मिनट के बाद तुम ये कोशिश कर लो बिना ट्रिक के। अब तो ट्रिक बताते तुम तो सभी से कर लोगे, ठीक है। बिना ट्रिक के आप सही करके बता देना, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदू धर्म के संदर्भ में वर्ण शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन देख लीजिए, आराम से चलेंगे अपन। लेकिन आराम से चलने से ये होता है कि आपका वीडियो बड़ा बनता है, ठीक है। फिर आप लोग को आलसी आ जाती है, देखते हैं फिर आप कि भाई 40 मिनट से बड़ा वीडियो है तो आप क्या ही देखें, ऐसा भी आपका सिस्टम है। जल्दी जल्दी बनाओ तो दिक्कत है, ज़्यादा देर लेके बनाओ तो भी दिक्कत है। तो कोशिश अपन करेंगे 30 मिनट के आसपास वीडियो बने, ठीक है। खैर अपन ने 11 मिनट तक तो अपन ने अपनी पंचायत करी थी, प्रमोशन और ये सब चीज़ कोर्स के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेस्ट के बारे में देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वर्ग हो जाएगा। वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, सामाजिक वर्ग, ठीक है। आप जिसको एक्सप्लेनेशन देखना है तो यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो वीडियो बड़ा बनाएंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा हिंदू पाठ वर्ण की विचारधारा का प्रतीक है और 4 वर्णों को उनके व्यवसाय और कर्तव्य के साथ वर्णन और वर्गीकरण करता है। तो कौन सा, किस में ये इसका उल्लेख मिलता है भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना मनुस्मृति में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है कि इसका क्या कर्तव्य, किसका क्या व्यवसाय है, कौन कौन क्या क्या कार्य करेगा। नेक्स्ट है कि भागवत गीता हिंदू समाज में वर्णों के संबंध में क्या वर्णन करती है। भागवत गीता हिंदू समाज में वर्णों के बारे में, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेशा, कर्तव्य और गुण के बारे में आपको बताया। 3 गुण कौन से है आपको पता है, एक सत्व गुण होता है ना, सत्व गुण हो जाएगा, फिर उसका हो जाएगा तमस गुण हो जाएगा, ठीक है, तमस हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना रजस हो जाएगा एक। तो इसकी जो भी गुण की जिसमें भी मतलब अधिकता होगी, जैसे सात्विक, तो ये सत्व गुण जिसमें अधिक होगा वो सात्विक प्रवृत्ति का होगा, ठीक है, जैसे ब्राह्मण बोलते हैं। तामसिक प्रवृत्ति हो जाएगा, फिर राजसिक प्रवृत्ति हो जाएगा। इस टाइप से इसको गुण के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर, पेशे के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट है कि भागवत गीता में ब्राह्मणों के लिए क्या कर्तव्य वर्णित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ब्राह्मण क्या कार्य करेगा भागवत गीता के अनुसार, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, तपस्या, पवित्रता, ये इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, तपस्या, पवित्रता। नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को क्या करने की मनाही थी, क्या करने की मनाही थी, शूद्र क्या नहीं कर सकते थे, ये यज्ञ कार्य नहीं कर सकते थे, न ही वेद पढ़ सकते थे, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब शिक्षा से इनको वंचित कर दिया गया कि भाई आप शिक्षा नहीं ले सकते। बौद्ध दृष्टिकोण पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, वह यह व्यक्तिगत गुणों और कार्यों पर केंद्रित है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग कि भाई बौद्ध दृष्टिकोण पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से इस मायने में भिन्न है कि यह किसी व्यक्ति के सामाजिक स्थिति के बजाय उसके चरित्र और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब सामाजिक स्थिति कुछ की जगह अपने को चरित्र और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। नैतिकता कितनी है उसमें ये देखता है, ना कि किस जाति से संबंधित है, किस वर्ण से संबंधित है, ये नहीं देखता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति के संबंध में किस पर बल दिया जाता है। बौद्ध शिक्षाओं में बात की जा रही है, तो समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति के संबंध में किस पर बल दिया जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, उसी से रिलेटेड है, चरित्र और कर्म से, ठीक। नेक्स्ट है इसका कि वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष सूक्त हो जाएगा, ठीक है, 10वां मंडल है ऋग्वेद का।
उसमें पूर्व सूक्त है, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि भाई किसका किससे जन्म हुआ है, जैसे किसी का मुख से हुआ, किसी के जंघा से हुआ है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ये बहुत बेसिक जानकारी आपको सबको पता है। ब्रह्मा के मुंह से हो जाएगा, अपना ब्राह्मण का, फिर भुजा से, जांग से, पैर से, इस टाइप का। नेक्स्ट है कि किस उपनिषद के अनुसार किसी व्यक्ति का वर्णन उसके पिछले जीवन में उसके कार्यों के आधार पर निर्धारित होता है। किस उपनिषद में ये बताया गया कि पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके आधार पर ही उसका वर्णन निर्धारित होता है। कौन सा उपनिषद है? राइट आंसर इसका हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में, जो कि सामवेद का हिस्सा है। ठीक है, उसी में ये बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से किस ऋषि ने रंग के आधार पर वर्णों का विभाजन किया? कौन सा ऋषि जिसने वर्णों का विभाजन किया, वो भी रंग के हिसाब से? तो कौन सा बताओ, यहाँ पे देख लो। राइट आंसर इसका हो जाएगा भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने रंग के हिसाब से। अब आपको पता है कि भाई कौन से रंग के हिसाब से किसका किसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पे देख लो जानकारी जी कि भाई जो ब्राह्मण होता है वो सफ़ेद रंग से संबंधित है, क्षत्रिय लाल रंग से संबंधित है। याद रखने का तरीका ये है कि जो ब्राह्मण जो है वो सफ़ेद धोती कुर्ता पहनता है, क्षत्रिय लाल मतलब खून बहाता है, वैश्य हो जाएगा पीला हो जाएगा, और शूद्र हो जाएगा काला। ठीक है, अब ये दो लोग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे याद हो जाएंगे। इसका वर्णन ऋषि भारद्वाज ने, मतलब इस वर्णन पर ऋषि भारद्वाज ने प्रश्न उठाया था, इसका आलोचना की थी, कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट है कि दीर्घ निकाय में गौतम बुद्ध और किस ऋषि के मध्य वर्ण व्यवस्था पर चर्चा हुई है? तो यहाँ पे दो ऋषि के नाम दिख रहे हैं, सोनदंडा, भृगु। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे आनंद और उपाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनदंडा के साथ इनका वाद विवाद हुआ था, चर्चा हुई थी, मतलब ये आप बात कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। अनावश्यक जानकारी भी नहीं पढ़ना है आपने को, क्योंकि क्या है कि दिमाग की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, वहाँ पे अनावश्यक चीज़ डाल दोगे तो जो काम की चीज़ें वो जाएगी नहीं। ठीक है, संस्कार के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि निष्क्रमण का क्या अर्थ है भैया। 16 संस्कार है, आपको पता है दयानंद सरस्वती जी ने बहुत ज़्यादा विशेष बल दिया है कि 16 संस्कार आपको करने चाहिए। लेकिन आधुनिक युग है, सभी लोग बहुत बिजी है, ये सब करवाते नहीं हैं। ठीक है, तो कुछ सेलेक्टेड संस्कार जो ऐसे आपको करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मेंस के टॉपिक है, उसमें आपको संस्कारों का वैज्ञानिक महत्व लिखा हुआ है। ठीक है, और गायत्री मंत्र के ऊपर तो शोध भी हुआ है, और वो शोध आप लोग जाकर के डिस्कवरी चैनल पे देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि कितना भयंकर शोध हुआ उसके ऊपर। ठीक है, तो आपको ये सब कर लेना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको लगती है। तो निष्क्रमण का मतलब क्या है भाई? यहाँ पर क्या होता है? बाहर जाना। तो जो पुत्र होता है, शिशु होता है, जो शिशु होता है वो फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। निष्क्रमण एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है बाहर जाना। यह हिंदू धर्म में एक अनुष्ठान है जहाँ माता पिता अपने बच्चे को पहली बार बाहर ले जाते हैं। आमतौर पर जन्म के चौथे महीने में होता है, शिशु अवस्था में होता है बच्चा, उसको सूर्य की किरणें होती है, आसपास का वातावरण होता है। तो ये साइंटिफिक कैसे हो गया कि देखो, सबसे पहले सूर्य की रोशनी, मतलब उसको सूर्य की रोशनी मिलेगी तो उसके जीवन में प्रकाश हो, उसको वातावरण अच्छा मिलना चाहिए, उसको शुद्ध वायु होनी चाहिए। मतलब ये मान लीजिए कि आसपास के कोई बहुत अच्छा पॉजिटिविटी वाला एनवायरनमेंट वाला गार्डन है, वहाँ जा सकते हैं। कुछ अच्छे, देखो उसके कान में कुछ अच्छे से मंत्र बोलने चाहिए जिससे कि उसके बुद्धि बौद्धिक स्तर का विकास हो। मतलब देखो, शिशु अवस्था से ही एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर आप उसको अच्छी अच्छी चीज़ देंगे, आप उसको मोबाइल पकड़ा देंगे, कार्टून दिखा रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी मूर्खता हम कर रहे हैं। मतलब पहले महिलाएं हमारी अभी की डेट में उनको मोबाइल पकड़ा देती, कार्टून दिखाते हैं चुप कराने के लिए, फिर बच्चा बाद में जब मोबाइल का आदी हो जाता है तब बोलते हैं हमारा बच्चा तो मोबाइल का आदी हो गया। अरे भैया, गलती बच्चे की नहीं, आप ही की है। आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, क्योंकि आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ मत करो, थोड़ा सा अच्छी पढ़ाई करो। शिशु के जीवन में अन्नप्राशन आमतौर पर कब होता है? कब होता है अन्नप्राशन का संस्कार? अन्नप्राशन संस्कार होता है, ये तो बहुत सारे लोगों को पता भी होना चाहिए, 16 संस्कार है तो भाई कब हो गए? ये हो जाएगा अपना थर्ड राइट आंसर। जन्म के 6वें महीने में अन्नप्राशन होता है, मतलब पहली बार उसको अन्न ठोस आहार खिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस 6 महीने में बच्चे के थोड़े से दांत वांत आ जाते हैं तो वो चबा लेता है। देखो साइंटिफिक चीज़ें, हमारे जो वैदिक ग्रंथ है वहाँ पे 16 संस्कार का उल्लेख है। अब 6वें महीने में उनको पता है कि दांत आ जाते हैं, तो दांत आ जाते हैं तो फर्स्ट टाइम बच्चे को ठोस आहार खिलाया जाता है जिससे कि वो चबा ले, और चबाएगा तो खाएगा तो उसको अन्न, अब जैसे वो स्तनपान करता है तो स्तनपान कब तक करेगा वो? तो 6वें महीने के बाद आपको अन्न दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ वैज्ञानिक तरीका ही है, तो इसलिए इसको अभी अपने मेंस के सिलेबस में जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा एकदम बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 14 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अन्नप्राशनम के संदर्भ में चोरुणु शब्द का क्या अर्थ है? अब ये तो बहुत ज़्यादा अंदर चले गए हैं, तो इसका अर्थ मुझे लगता है बहुत कम लोग को पता है। तो इसका राइट आंसर सीधा देखते हैं कि बच्चे को पहली बार ठोस आहार खिलाना है को चोरुणु बोला जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे मलयाली भाषा का शब्द है ये चोड़नो, इस वजह से बहुत लोगों को नहीं पता चलेगा। खैर, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में अपन को नहीं होगी जानकारी तो कोई इशू नहीं है। और चोड़ समारोह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई अपना 50 नंबर क्वेश्चन है, विद्यारंभ संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है। विद्या आरंभ, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद कर दोगे तो भी पता चल जाएगा कि विद्या का आरंभ हो रहा है यहाँ पे, तो बी नंबर का हो जाएगा। तो अध्ययन की शुरुआत होती है, वैदिक जो हमारे शास्त्र है उसके बारे में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो बच्चे का ज्ञान यहीं से प्रारंभ होता है। अक्षर का ज्ञान कराया जाता है उसको, वर्ण का ज्ञान कराया जाता है, स्वर क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्यारंभ अनुष्ठान में कौन सी गतिविधियाँ शामिल होती है। विद्यारंभ में कौन सी गतिविधि शामिल होती है, राइट आंसर देख लो इसका, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अर्थात मातृभाषा में पत्र लिखने के बारे में बात होती है, गणितीय संख्या के बारे में और उसकी आकृति के बारे में बताया जाता है, ज्यामिति, कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाने के बारे में इसमें सिखाया जाता है, ठीक है। तो देखो, एक फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी सबसे हाईटेक एजुकेशन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे को रचनात्मक रूप से चीज़ें सिखाई जाती है। मतलब उनके यहाँ एक कंपलसरी टॉपिक है, सब्जेक्ट है, आपका पीरियड बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स का अलग पीरियड है, आपको सिंगिंग का मतलब इस टाइप का जो कला है, आर्ट का है, उसका भी एक पीरियड होता है। आप बच्चे की जो भी इच्छा होती है, जैसे किसी को गिटार बजाना है, किसी को कुछ भी बजाना है, उसके लिए पर्टिकुलर पीरियड होता है। तो क्या होता है कि बच्चे का सार्वभौमिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ घोड़े गधे से एडमिशन करा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, बच्चा पढ़ पा नहीं रहा है, उसका बैग भर गया है, अब वो आता है फिर उसको लात मार के कोचिंग भगा देते हैं, फिर वहाँ से आता है, बच्चे का बुद्धि विकास नहीं होता वहाँ से कंप्लीट। अगर आपको व्यक्तित्व विकास करना है तो उसको हर एक डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। उपनयन संस्कार किसका प्रतीक है भाई, उपनयन संस्कार किसका प्रतीक है, इजी क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। उपनयन संस्कार होता है यज्ञोपवीत के साथ ही शुरुआत होती है आपको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका संधि विच्छेद करते तो संस्कृत शब्द है उप का मतलब होता है निकट और नयन का मतलब होता है अग्रणी। साथ में उपनयन छात्र को ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के करीब लाने का प्रतीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजबली पांडे ने हिंदू धर्म में उपनयन की तुलना ईसाई धर्म में किससे की है, ये आपको बताना है, राजबली पांडे ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वप्तिष्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 18 नंबर का। राजबली पांडे एक विद्वान है, उन्होंने इसकी तुलना की ईसाई धर्म के बपतिस्मा से। जहाँ व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के लिए फिर से जन्म लेता है, और इसके अलावा यह लेखन संख्या पढ़ने, वेदांग, कला और अन्य कौशल की औपचारिक संस्कार है, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण आगम और पुराण साहित्य में वर्णित कला और शिल्प के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शिल्प शास्त्र का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों उन लड़कियों के लिए क्या शब्द है जो उपनयन संस्कार से गुजरती है और पढ़ाई करती है, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मवादिनी हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मवादिनी बोला जाता है उन्हें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो लड़कियां उपनयन संस्कार से गुजरती है, ठीक है, और पढ़ाई करती है, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। अब और इसके बाद कुछ समय के पश्चात उत्तर वैदिक काल के बाद क्या हुआ कि लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद करवा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि केशांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये तो इजी पता है, चेहरे के बाल जो होते हैं, दाढ़ी वाड़ी जो होती है उसको साफ किया जाता है। 16 वर्ष की उम्र में ये सब चीज़ें होती है आपको, ठीक है। तो इसको आपको केशांत बोलते हैं। केश का अंत, यहाँ पे आप संधि विच्छेद कीजिए हर एक शब्द का तो आपको आराम से आ जाएगा, केश धन अंत, ठीक है। तो केश का अंत करेंगे तो केश कहाँ पे आ जाएंगे, अपने मुंह पे दाढ़ी के बाल आते हैं उसको। केशांत आमतौर पर किस उम्र में मनाया जाता है, 16 वर्ष की उम्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ऋतु शुद्धि आमतौर पर लड़कियों के लिए कब मनाई जाती है, तो ये कब मनाई जाती है, 23 का राइट आंसर, पहले मासिक धर्म के पास ये बनाई जाती है ऋतु शुद्धि, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यह समारोह युवा लड़की के पहले मासिक धर्म या रजोदर्शन के बाद मनाया जाता है। ऋतु शुद्धि जिसे ऋतुकला संस्कार या अर्ध साड़ी समारोह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि समावर्तन क्या है। समावर्तन क्या है सभी को पता है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी बदल जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा औपचारिक शिक्षा की समाप्ति हो जाती है, समाप्त हो जाता है समावर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी जो शिक्षा है वो उसका अंत हो गया, तो मतलब उसको कंप्लीट हो गया कहने का मतलब। तो इसमें क्या हो जाता है कि समावर्तन, जिसे स्नान के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू अनुष्ठान है जो कि एक छात्र की औपचारिक शिक्षा के अंत और जीवन के ब्रह्मचर्य कार्य की समाप्ति हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य का जीवन यहाँ पे समाप्त हो जाता है, इसके बाद व्यक्ति वैवाहिक जीवन में आता है और वो अपना परिवार का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे गुरु दक्षिणा का भी प्रावधान है, आपको पता होगा, गुरु दक्षिणा देता है जो शिष्य होता है अपने गुरु को। नेक्स्ट है कि समावर्तन समारोह को पूरा करने वाले व्यक्ति के लिए किस प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है, कौन सा प्रतीक का यूज़ किया जाता है इसमें समावर्तन समारोह को पूरा करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जिसने विद्या के सागर को पार कर लिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं समावर्तन, उसका प्रतीक है।
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समावर्तन समारोह को पूरा करने वाले व्यक्ति को विद्या त्राटक के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि ज्ञान से स्नान किया हुआ। जिसने ज्ञान से स्नान किया है उसको विद्या स्नातक कहा जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हिंदू विवाह का प्राथमिक गवाह किसे माना जाता है? किसको बोलेंगे भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा वैदिक अग्नि देवता, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ जो हिंदू विवाह पद्धति होती है वहाँ पे आपको एक अग्नि कुंड होता है, उसके 7 फेरे लिए जाते हैं, तो उसको अग्नि को साक्षी मानकर ये भी बोला जाता है ना कि अग्नि को साक्षी मानकर। तो ये साक्षी का मतलब क्या हुआ कि हम उसे पहला गवाह कौन हो जाएगा? अग्निदेव। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हैं। चतुर्थ कर्म क्या है? चतुर्थ कर्म क्या होता है भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, अर्थात विवाह के चौथे दिन किया जाने वाला संस्कार। ठीक है, हमारे यहाँ जो विवाह होता है उसमें अलग अलग रस्में चलती रहती है किसी के। हमारे यहाँ जो विवाह होता है खासकर, तो हमारे इसमें 5 दिन की रस्में चलती रहती हैं। ठीक है, तो वो लंबी प्रोसेस है। अब किसी का 1 दिन में हो जाता है, किसी का 2 घंटे में निपट जाता है चीज़ें, तो सबका अपना अपना तरीका है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विवाह के संदर्भ में निषेकम शब्द का क्या अर्थ है? निषेकम, राइट आंसर इसका हो जाएगा विवाह के बाद पहला वैवाहिक आनंद। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हिंदू धर्म में निषेकम शब्द शादी के बाद पहले संभोग के कार्य को संदर्भित करता है। निषेकम शब्द का अर्थ है जोड़े द्वारा पहला वैवाहिक आनंद या प्रथम संभोग की क्रिया, इसमें ये कहा जाता है। ठीक है, पति पत्नी का पहला मिलन को ही ये निषेकम कहा जाता है, ये आप समझ सकते हैं सामान्य भाषा में। हिंदू धर्म में अंत्येष्टि का क्या अर्थ है? ठीक है, अंत्येष्टि का मतलब क्या होता है भाई? आपको पता है, इजी है, तो अंतिम संस्कार से संबंधित है। 16 संस्कारों में अंतिम होता ही है। व्यक्ति होता है अपना शरीर को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको। ठीक है, चारवाक ने बोला है मरनेव अपवर्गा। ठीक है, ये इस किसने बोला है? ये चारवाक ने बोला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो मृत्यु है, मृत्यु ही मोक्ष है, चारवाक बोलते हैं। बाकी सब ने अलग बोला, तो चारवाक जैसा पर्सनैलिटी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लेवल पे बात की उन्होंने और बहुत अच्छे से बात की है। आपको अगर जीना सीखना है तो आपको 2 व्यक्ति सिखा सकते हैं, एक चारवाक और दूसरा है ओशो। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंत्येष्टि अनुष्ठान के दौरान कौन से तत्वों का आत्मा का सार माना जाता है? ठीक है, तो किसको बोला जाता है? ये राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, पंच महाभूत जो तत्व होते हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और अंतरिक्ष बोल दो या आकाश बोल दो, जो भी बोलना है। तो ये पंच महाभूत जो तत्व है वो अंत्येष्टि अनुष्ठान के दौरान आत्मा को सार तत्व माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको। किसी बच्चे की असामयिक मृत्यु पर दफनाने के अंतिम संस्कार का क्या महत्व है? ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अपना सी, कि जो मृत बच्चे को ढकने और उसकी रक्षा करने के लिए पृथ्वी का आह्वान किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो बालक होता है उसका कभी अग्निदाह संस्कार नहीं किया जाता है, उसको दफनाया जाता है। ठीक है, ये तो आपको सामान्य जानकारी है, मुझे लगता है काफ़ी लोग को पता होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है। किसी बच्चे की असामयिक मृत्यु के मामले में दफनाने का अंतिम संस्कार ऋग्वेद के खंड 10.18 में निहित है, जहाँ भजन बच्चे की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। ठीक है, देवता मृत्यु से प्रार्थना करते हैं कि न तो हमारी लड़की और न ही हमारे लड़के को नुकसान पहुंचाए, और पृथ्वी से प्रार्थना करता है कि वह मृत बच्चे को मुलायम ऊन की तरह ढक दे और उसकी रक्षा करे। ठीक है, दाह संस्कार के दौरान खींची गई 3 रेखाओं क्या महत्व दर्शाती है? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यम, काल और मृतक को दर्शाती है। ठीक है, जैन धर्म में संस्कार की क्या भूमिका है भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी, जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करना ही है इसकी भूमिका है। ठीक, जैसे कि जैन धर्म में श्वेतांबर स्कूल में वर्धमान के अचर दिनाकर में हिंदू संस्कारों के समान कितने संस्कारों का वर्णन किया गया? तो कितने संस्कारों का वर्णन किया गया हिंदू धर्म के समान? यहाँ पर 16 संस्कारों का ही वर्णन किया गया। गुरुद्वारे में नवजात शिशु का नामकरण करने की सिख परंपरा को क्या कहा जाता है? सिख परंपरा में क्या कहा जाता है नामकरण को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामकरण ही बोला जाता है। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीक्षा के सिख संस्कार को अक्सर सिख बपतिस्मा के रूप में क्या वर्णित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसको बोलेंगे अमृत संस्कार बोला जाता है दीक्षा के सिख संस्कार को। ठीक है, दीक्षा के सिख संस्कार को अमृत संस्कार या खंडेदी पाहुल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सिख संस्कार विवाह से संबंधित है भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कारज। आनंद कारज जो होता है वो सिखों में विवाह संस्कार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे को जन्म के बाद होता है? तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो संस्कार है वो अलग अलग डिवीज़न है उनका, मतलब अलग अलग क्लासीफाइड किया गया है उसको, कि भाई जब शिशु अवस्था, देखो पहले तो गर्भावस्था होगी, गर्भ में जब बच्चा होता है। ठीक है, तो गर्भावस्था में उसके कुछ संस्कार होते हैं। ठीक है, 3 संस्कार होते हैं उसके। फिर उसके बाद वो शिशु जब होता है, मतलब बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो शिशु अवस्था के कुछ होंगे।
फिर उसके बाद बाल अवस्था के होंगे, ठीक है, बालक जब होता है। फिर उसके बाद युवा अवस्था के होते हैं, ठीक है। युवा अवस्था के बाद अपना सबसे लास्ट में हो जाएगा मृत्यु संस्कार, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस इतने टाइप में इसको सब डिवाइड किया हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस अवस्था में कितने संस्कार हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि सर कौन कौन से, ये आपको पेड कोर्स में बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ वीडियो बड़ा बन जाएगा। निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद होता है, तो ईजी है, जात कर्म संस्कार हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे पुंसवन संस्कार 5वें महीने में होता है। अब इसको याद रखने का बहुत कठिन तरीका ही है, 5वें महीने में हो रहा है, कोई 3रे महीने में हो रहा है, कोई 1.5 साल में हो रहा है, कोई कुछ में हो रहा है। तो ये याद रखने का तरीका है, और फिर याद अगर उसके लिए फिर आपको पेड कोर्स की सर्विस लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि भारतीय धर्मों में कर्म को परिभाषित किया गया है, तो किस हिसाब से परिभाषित किया गया भाई, ये हो जाएगा कारण और प्रभाव का सिद्धांत, ठीक है, कारण और प्रभाव का सिद्धांत, ठीक। कार्य और कारण का जो सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, सत्कार्यवाद, विवर्तवाद, परिणामवाद, ये उसी से संबंधित है, क्योंकि गीता से लिया गया है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संस्कृत में कर्म का अर्थ है कार्य। धार्मिक दृष्टि से यह लौकिक कार्यों और परिणामों के बीच कारण और प्रभाव को संदर्भित करता है, आमतौर पर मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के रूप में। कर्म की अवधारणा के अनुसार अच्छे कर्म और सुखी पुनर्जन्म में क्या योगदान देता है, तो क्या योगदान देगा, अच्छे इरादे और अच्छे कर्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि अच्छे इरादे और अच्छे कर्म और अच्छे पुनर्जन्म में योगदान करते हैं, ठीक है। बुरे इरादे बुरे कर्म बुरे भविष्य में योगदान देते हैं। मतलब अगर तुम, सीधी बात ये कि अच्छा कर्म करोगे, अच्छे इरादे रखोगे, तो आपके साथ अच्छी इच्छा होगा भविष्य में। लेकिन तुम बुरे कर्म करोगे, बुरे इरादे रखोगे, और किसी के साथ किसी भी प्रकार का हिंसा या इस टाइप का कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करते, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा? नहीं सुधर सकता भाई। थोड़े समय के लिए हो सकता है तुमको कुछ अच्छा सफलता मिल जाए, लेकिन वो फिर तुम्हें बाद में बहुत बड़े गर्त में पहुंचाएगी, क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं ना, आपने लोगों के लिए गलत भावना रखी है, गलत टाइप की चीज़ें की है, ठीक है। कारण के रूप में कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, यहाँ पे देख लो, राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना, जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी कार्यों का कार्मिक प्रभाव होता है, ठीक है। कर्म का सिद्धांत ये होता है, मतलब किसी प्रकार का कर्म करो उसका कुछ नहीं मतलब प्रभाव नहीं है, सामान्य भाषा में ये मतलब है। कर्म के तात्कालिक या वर्तमान जीवन के भीतर के प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है फल कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना जो नया टॉपिक है ना, संकल्पना और विचार वाला, यहाँ से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा लगाएंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो नया टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन सीधे बनते हैं। कभी अगर डेप्थ में चला गया तो आपको यहाँ डेप्थ में क्वेश्चन मिल भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में कर्म सिद्धांतों से जुड़ी मौलिक अवधारणा क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका, पुनर्जन्म या संसार। नेक्स्ट है इसका कि नैतिकता में कर्म का पुरस्कार या दंड से क्या संबंध है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना शी, अर्थात कर्म वह नियम है जो परिणाम उत्पन्न करता है, ठीक है। देखो जो परिणाम होता है वो कर्म के आधार पर निर्भर करता है। आपके अगर अच्छे कर्म होंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, जो गलत कर्म करोगे तो गलत परिणाम आएगा, यही इसका कहने का मतलब है। नैतिकता के संदर्भ में कर्म का अर्थ और महत्व क्या है, नैतिक सिद्धांत के निर्माण और खंड के रूप में कार्य करता है, ठीक। यहाँ पे आप और अच्छे से देख सकते हैं कि नैतिक दृष्टि से कर्म इस अवधारणा का प्रतीक है कि किसी के कर्म अच्छे या बुरे और उसके भाग्य को आकार देते हैं। ये व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए नैतिक व्यवहार को मजबूत करते हुए नैतिक जिम्मेदार और परिणामों पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है कि कर्म सिद्धांतों के संदर्भ में संसार क्या है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, देख लीजिए, फिर उसके बाद अपने को चौथा ऑप्शन दिखाकर राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म का चक्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि जो लोग मोक्ष तक पहुँच इसे नहीं तोड़ते उनके लिए पुनर्जन्म का चक्र कितने समय तक चलता रहता है, कब तक चलता रहता है भाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चित काल तक चलता रहता हूँ। हिंदू धर्म में किस विचारधारा ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरी तरह से त्याग दिया, कौन सी विचारधारा है वो जिसने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना ही नहीं है, तो वो हो जाएगा अपना चारवाका भी, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, क्योंकि वो सीधा बात करते हैं कि भाई देखो अगर मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के साथ क्या होता है, हमारे जो सुख दुख से लेकर के जितनी भी विपत्ति है वो सब समाप्त हो जाती है। तो हमें कोई अनावश्यक प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब हम अगर मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी, मतलब हमारे साथ कोई सुख दुख तो रहेगा नहीं, तो फिर अनावश्यक कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ना तो कर्म होता है ना पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मृत्यु हो गई तो मोक्ष मिल गया, ये इनका कहने का मतलब। लोकायत दर्शन भी बोला जाता है, सामान्य भाषा में है, क्योंकि लोकों में प्रचलित था ये, इस वजह से इसको लोकायत दर्शन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भौतिकवादी विचारधारा चार्वाक के अनुसार वस्तुओं के गुण कहाँ से आते हैं भाई, 49 का राइट आंसर, चीज़ों और लोगों की प्रकृति से।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा दर्शन है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है 50 नंबर के, कौन सा हिंदू स्कूल कर्म और पुनर्जन्म को केंद्रीय मानता है? कौन सा है वो? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कर्म और पुनर्जन्म को केंद्रीय सिद्धांत मानता है, ये हो जाएगा न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत ने बहुत ज़्यादा तार्किक व्याख्या की हुई है, तो तर्क के शास्त्र के आधार पर सबसे ज़्यादा तार्किक जो दर्शन है वो न्याय दर्शन है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसार में पुनर्जन्म के चक्र के संबंध में बौद्ध धर्म में कर्म की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? कर्म पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारित करता है, ठीक है। क्योंकि कर्म आएंगे फिर बंध जाएंगे व्यक्ति से, फिर क्या होगा, हम उसको हटाने का, जैसे बंधन, आश्रय, शवर, इस टाइप का आपने सुना होगा, है ना। तो ये एक चक्र बनाता है, तो ये उसके चक्र को निर्धारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बौद्ध परंपरा में कर्म को कैसे परिभाषित किया गया भाई? इरादे से प्रेरित किया गया है। बौद्ध धर्म में एक मौलिक अवधारणा है कर्म की, जो इरादे से प्रेरित कार्य को संदर्भित करता है। कर्म शब्द संस्कृत शब्द कर्मन से आया, जिसका अर्थ है क्रिया करना। बौद्ध धर्म के अनुसार किसी कार्य का कर्म प्रभाव क्या निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? जिन परिस्थितियों में यह प्रतिबद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताओवाद में कर्म सिद्धांत अपने पहले चरण में कैसे विकसित हुआ? ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप इसका राइट आंसर देख लो, अलौकिक प्राणियों के साथ कार्य हुए परिणामों के बीच कारण था। नेक्स्ट है कि ताओवाद के, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन तो अनावश्यक ही डाल दिए गए हैं, तो फिर इसका कुछ नहीं कर सकते हो। इतना भी नहीं जाएगा पीएससी, उसको अब यहाँ पे कोई पीएचडी थोड़ी करवानी है, नहीं आपको यूजीसी नेट का एग्जाम ले रहे हैं। ताओवाद में प्रत्येक कर्म के संदर्भ में कर्मों को किस तरह देखा गया है? राइट आंसर देख लो इसका, कर्मों पर देवता और आत्माओं द्वारा नजर रखी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, है ना, कि अपने को क्या चीज़ काम की है, क्या चीज़ काम की नहीं है। अब खाली तुम पढ़ते ही जाओगे, दिमाग में कचरा मत डालो। नेक्स्ट है इसके आपके पंच महायज्ञों की संकल्पना में ब्रह्म यज्ञ का प्राथमिक केंद्र क्या है? क्या है प्राथमिक केंद्र? राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृति के संरक्षण, ठीक है। किस यज्ञ में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए दया, दान और निस्वार्थ सेवा के कार्य शामिल है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मनुष्य यज्ञ। तो मनुष्य यज्ञ जो होता है उसमें मतलब जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें, पशु पक्षी जीवित प्राणी हैं, उसको हम अन्न का दान करते हैं। मतलब हम जैसे कई होता है, अब जैसे कुछ लोग मॉडर्न फिनोमिना में ये बोलते हैं कि चिड़िया को दाना डालना चाहिए, तो भैया ये मॉडर्न फिनोमिना में बोला जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये मनुष्य यज्ञ में बहुत पहले जब शास्त्र रचे जा रहे थे, तभी वहाँ पे मनुष्य का प्रावधान कर दिया गया था कि हमें दान करना चाहिए, पशुओं के हिसाब से, कीड़े मकोड़ों के हिसाब से, पक्षियों के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें, जैसे हम गाय को पहले रोटी खिलाते हैं, आपके घर में खिलाते कि नहीं मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग के घर में खिलाते भी आज भी, ठीक है। तो जो पहली रोटी बनती है वो गाय के नाम से ही बनती है। तो ये मनुष्य से संबंधित है। मनुष्य का मतलब ये नहीं कि हम यज्ञ करने बैठ गए हैं फिर हम करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है कि पंच महायुग में भूत यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या? भूत यज्ञ, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना भी पारिस्थितिकी के प्रति जिम्मेदारी निभाना है हमारा भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में मतलब आपको पता है 5 भूत है, महाभूत मतलब 5 तत्व है जिससे हमारी प्रकृति निर्मित है, तो उसके संतुलन के लिए यज्ञ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है कि भाई सभी को जो अपने जीव जंतु है, पालतू पशु, उसको खाना वाना खिलाया जाता है और बहुत सारी चीज़ की जाती है, ठीक है। किस यज्ञ में उच्च शक्तियों को समर्पित अनुष्ठान, प्रार्थना और पूजा के कार्य शामिल होते हैं? तो किस में ये होता है? ये हो जाएगा देव यज्ञ में किया जाएगा, क्योंकि देवताओं के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंच महायज्ञों की अवधारणा के अनुसार अपने पूर्वजों को पहचानने का क्या महत्व है? क्या महत्व है इसका? इसका ये हो जाएगा पितृ पूजा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कि मनुष्य यज्ञ का केंद्र बिंदु क्या होता है? मनुष्य यज्ञ का राइट आंसर हो जाएगा मानवता की सेवा करना है, मनुष्य यज्ञ का केंद्र हो जाएगा। ब्रह्म यज्ञ में क्या शामिल होता है? तो आपको इजी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, शास्त्र और ऋषियों की पूजा की जाती है, यहाँ पे देवताओं की पूजा देव यज्ञ में की जाएगी, ब्रह्म यज्ञ में ऋषियों की पूजा की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि देव यज्ञ में पूजा के कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं पूजा के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी हो जाएगा। तो सभी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देख लो कि ध्यान हो जाएगा, जप हो जाएगा, नाम संकीर्तन हो जाएगा, मतलब नाम जप बोलते हैं ना, हमारे जो प्रेमानंद महाराज है वो नाम जप करने के लिए बोलते हैं, तो वो यही है नाम संकीर्तन। यात्रा हो जाएगा कि कर्म, तो इसका मतलब क्या होता है? संयम, ऊर्जा और संसाधनों के साथ मंदिरों को स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करना केम करियम होता है, केम करियम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बोधिसत्व से संबंधित क्वेश्चन देख लो कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का क्या अर्थ है? इजी क्वेश्चन है, सीधा, कभी कभी सीधा क्वेश्चन भी आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति जो बुद्धत्व की ओर अग्रसर है उसको बोधिसत्व बोला जाता है, ठीक है। महायान संप्रदाय की शाखा से संबंधित है ये। महायान आपको पता है बौद्ध धर्म में अनेक शाखाओं में है, जैसे बौद्ध महायान हो जाएगा, वज्रयान हो जाएगा, हीनयान हो जाएगा, तो महायान से संबंधित है बोधिसत्व की अवधारणा। थेरवाद बौद्ध धर्म में बोधिसत्व है,
क्या है राइट आंसर इसका हो जाएगा असाधारण और दुर्लभ व्यक्ति के रूप में माना जाता है थेरवाद बौद्ध धर्म में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको अब इस टाइप के कुछ चीज़ें कंफ्यूज करेगी, तो वो कन्फ्यूज़न नहीं हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लिख के रखना पड़ेगा, नोट्स अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है उसके लिए कि दयालु होना चाहिए, मन कैसा हो, दयालु और बोधिचित्त होता, बोधिचित्त हो। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व पदों को किस प्रकार देता है, किस प्रकार देता है, सभी के लिए खुला है ये, मतलब यहाँ पर आप कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पे बोधिसत्व की प्राप्ति कर सकता है। इसमें महिलाओं को भी दर्जा प्राप्त है कि आप भी बोधिसत्व प्राप्त कर सकते हैं, हीनयान में ये चीज़ नहीं है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बोधिसत्व वाहन को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ वैकल्पिक नाम क्या है, क्या नाम है भाई, यहाँ ऑप्शन लिखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूर्ण बुद्धत्व का वाहन। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस स्कूल ने त्रिपिटक के साथ साथ बोधिसत्वों पर ग्रंथ का एक संग्रह प्रसारित किया जिसे बोधिसत्व पिटक या वैपुल्य पिटक के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मगुप्तक और कुछ महासंघी के दोनों संप्रदाय के द्वारा इसको संग्रह किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि 70 नंबर क्वेश्चन, बोधिसत्व आधार के संदर्भ में भूमि शब्द का क्या अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी या स्थान हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं महायान बौद्ध धर्म में 7वीं मंजिल के ऊपर के बोधिसत्व को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, महासत्व कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे कुछ आप दे सकते हैं, सामंत भद्र महासत्व के पास उन्नत आध्यात्मिक उपलब्धियाँ हैं और वे सभी संवेदनशील प्राणियों की ज्ञानोदय की दिशा में सक्रिय रूप से काम करते रहते हैं। तो जो इतने भी बोधिसत्व, एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि 7 लोक है, वहाँ पर एक एक बोधिसत्व विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कहा जाता है कि सामंत भद्र ने महायान बौद्ध धर्म में क्या हासिल किया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा बुद्धत्व प्राप्त किया था उन्होंने 7वीं मंजिल में। तिब्बती परंपरा में 8 महान बोधिसत्व में से कौन सा बोधिसत्व ज्ञान का मुख्य बोधिसत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रख लो किसी भी तरीके से। मंजूश्री के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बोधिसत्व के नाम लिखे गए, याद रखो, क्षितिगर्भ। ठीक है, नेक्स्ट है इसके सर्वाणी वरण विषकंभिन, वज्रपाणी, मैत्रेय, सामंतभद्र, अवलोकित अवलोकितेश्वर, आकाश गर्भ हो जाएगा, फिर मंजूश्री हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटलीस्ट उनके नाम तो पता ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन सीधा जाएगा कि इसमें से कौन सा बोधिसत्व नहीं है, तो फिर क्या करोगे। 8 महान बोधिसत्वों में महान करुणा का उद्धारकर्ता बोधिसत्व किसे माना जाता है, मतलब करुणा किसका, करुणा किससे जुड़ा हुआ है, कौन से बोधिसत्व से जुड़ा हुआ है करुणा, तो राइट आंसर हो जाएगा अवलोकितेश्वर से जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि 8 महान बोधिसत्वों में से किस बोधिसत्व को सुरक्षा के बोधिसत्व और बुद्ध के रक्षक के रूप में जाना जाता है। देखो बुद्ध से संबंधित 3 जो बोधिसत्व है कि भाई ये उसके रक्षक जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछिए वज्रपाणी आ जाएगा। ठीक है, कि वो सुरक्षा से संबंधित है, बुद्ध के रक्षक के तौर पर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 8 महान बोधिसत्वों में से कौन भविष्य में हमारी दुनिया का बुद्ध बनेगा, भविष्य में बुद्ध आएगा वो उसको बोला जाता है मैत्रेय आने वाले, ये ऐसा माना जाता है। 8 महान बोधिसत्वों में से किस बोधिसत्व को पृथ्वी का स्रोत के रूप में जाना जाता है, तो क्षितिगर्भ हो जाएगा, सीधे नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लो, यहाँ पे लिखो क्षितिगर्भ। नेक्स्ट है कि 8 महान बोधिसत्वों में आकाश गर्भ का वैकल्पिक नाम क्या है, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गगन गांज लिखा है यहाँ पे, बल्कि इसको बोला जाता है गगन गुंजा, गगन गुंजा बोला जाता है। ठीक है, 8 महान बोधिसत्वों में से किसी बाधाओं को रोकने वाला बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। देखो अब ये बोधिसत्व थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो क्या होता है जितने भी बोधिसत्व है ना, इसकी मूर्ति जो मिलती है सब उठा के ला लो मार्केट से और अपने घर में रख लो, अच्छी चीज़ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्व निवारण विषकंभिन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे कि सर ये मिलेगा कहाँ, तो मार्केट में ढूंढना पड़ेगा, इतने आसानी से मिलता नहीं। ठीक है, 8 महान बोधिसत्वों में से किस बोधिसत्व को सार्वभौमिक योग्य या सभी अच्छे के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सामंतभद्र। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि पूर्वी एशिया बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर के स्त्री रूप को व्यापक रूप से क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, ग्वानिन बोला जाता है, ग्वानिन माता बोला जाता है एक्चुअली उसको। ठीक है, तो ये ग्वानिन माता याद रखिएगा, अवलोकितेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई चीन में बोला जाता है ग्वानिन और जापान में कन्नन बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसको लिख लेना कहीं पे जा करके, चीन में क्या बोलते हैं इसको, अवलोकितेश्वर को ग्वानिन माता बोला जाता है, जापान में इसको कन्नन बोला जाता है, और साउथ कोरिया बोल दो ग्वेनियम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तिब्बती बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण महिला बोधिसत्व किसे माना जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तारा देवी। आपको तारा देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं अपने भारत में। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का दूसरा नाम क्या है, इजी है, ग्वानिन हो जाएगा, अभी बता दिया बहुत बार। कौन सा महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का विस्तार वर्णन करता है, कौन सा हो जाएगा, कमल सूत्र के बारे में, कमल सूत्र में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। मैत्रेय बोधिसत्व का अक्सर क्या जाता है, क्या कहा जाता है मैत्रेय को, भविष्य का बोधिसत्व, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस की इसके विषय में। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं
कि मैत्रेय बोधिसत्व का एक लोकप्रिय प्रतिनिधित्व क्या है, जिसे अक्सर मैत्रेय के अवतार के रूप में देखा जाता है? तो क्या हो जाएगा? लाफिंग बुद्धा। आपने देखा होगा लाफिंग बुद्धा, तो वो मैत्रेय का ही रूप माना जाता है। तो लाफिंग बुद्धा खरीद लो, ला लो। गौतम बुद्ध के संबंध में मैत्रेय बोधिसत्व को किस प्रकार चित्रित किया गया है? गौतम बुद्ध के संदर्भ में, संबंध में। राइट आंसर इसका हो जाएगा कि मैत्रेय गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है। मंजूश्री बोधिसत्व किस पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये बुद्धि का करते हैं, आपको पता है बुद्धि का प्रतीक है, तो जिसकी बुद्धि कम है वो मंजूश्री की मूर्ति लेके आइएगा। सामंतभद्र बोधिसत्व किस पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं? सामंतभद्र तो किसका करते हैं? ये अभ्यास और ध्यान का करते हैं, जिसको ध्यान लगाना है, ठीक है, जिसको अभ्यास, जिसको अपना अभ्यास करना है, उसके हिसाब से आप लोग इसको ला सकते हैं। बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि त्रिमूर्ति में 3 प्रमुख व्यक्ति कौन है? शाक्य मुनि त्रिमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको 50 बार लिख लोगे तो भी कम है, ट्रिक बना लो, कुछ भी कर लो, याद रखना आता ही है क्वेश्चन। सामंतभद्र, मंजूश्री, बुद्ध, ये शाक्य मुनि बोला जाता है क्योंकि शाक्य गण से संबंधित है तीनों। सामंतभद्र, मंजूश्री और इसको हो जाएगा बुद्ध। ठीक है, BMS करके याद रख लो, या किसी भी तरीके से याद रख लो, SBM याद रख लो, जो तुमको याद रखे, जैसे भी याद रखना तुम। ठीक, यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है, जो भी देखना चाहते हैं। संस्कृत में क्षितिगर्भ का क्या अर्थ है? अभी बताया, पृथ्वी का गर्भ। ठीक है, क्षितिगर्भ बोधिसत्व को किसका रक्षक माना जाता है? अभी बता दिया अपन ने। उत्पीड़ित मरते हुए और जो बुराई का सपना देखते हैं उसको उसका रक्षक बोला जाता है, मतलब सपने में कुछ लोग उल्टा पुल्टा दिखते हैं ना, उसके लिए गई। वज्रपाणी बोधिसत्व के साथ कौन सा गुण जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा थंडर बोल्ट, मतलब वज्र। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि आकाश गर्भ नाम का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असीम अंतरिक्ष का खजाना। नेक्स्ट है इसके बाद कि तीर्थंकर के ऊपर देख लो कुछ क्वेश्चन। जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा धर्म का रक्षक। ठीक है, सबसे पहले तीर्थंकर कौन से थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, नेक्स्ट है जिनको अपना निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कैलाश में। ठीक है, जैन धर्म में केवल ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? केवल्य का। राइट आंसर शुद्ध अनंत ज्ञान की प्राप्ति को ही केवल्य ज्ञान बोला जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद कि जैन ब्रह्मांड विज्ञान में कितने तीर्थंकर ब्रह्मांडी समय चक्र के प्रत्येक आदेश से की शोभा बढ़ाते हैं? तो क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, ऋषभ देव पहले थे, अंतिम हो जाएंगे महावीर। अब ये हो जाएंगे 24 तीर्थंकर है भैया। इनका जन्म स्थल याद रखना और फिर उनका निर्वाण का स्थल याद रखना, ये बहुत ज़्यादा टफ है। और उनका प्रतीक चिन्ह याद रखना, ये 3 चीज़ पूछी जाएगी और ये तीनों को ही याद रखना आपको। इसकी ट्रिक मैंने बना के रखी है, मैं दूंगा नहीं, पेड ग्रुप में ही दूंगा। जैन धर्म में वर्तमान समय चक्र में पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऋषभनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि जैन धर्म में तीर्थंकर की प्राथमिक भूमिका क्या है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सचित धर्म का प्रचार करना। अरे मैं दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, बस वीडियो को लाइक करो अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना जो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो फैलाओ। ठीक है, तुम लोग शेयर नहीं करते हो, अच्छे से शेयर करो जरा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर शेयर करके बताना है, डाल देंगे एक दिन ट्रिक, उसकी भी कोई इशू नहीं है। जैन धर्म के संदर्भ में अरिहंत का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विजय व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, ताकि आपको थोड़ा सा 10 क्वेश्चन इसके तीर्थंकर के बदल जाए और फिर बाद में और देख लेंगे अपन इसके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म तीर्थंकर स्थिति तक ले जाता है। ठीक है, मनुष्य को समाज में सौहार्दपूर्वक रहने के लिए तैयार और संगठित करने का श्रेय किस तीर्थंकर को जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋषभनाथ को। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में तीर्थंकर द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होता है? यहाँ पर संवत्सरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई जैन ब्रह्मांड विज्ञान में संवत्सरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? मुक्ति के मार्ग का उपदेश देना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि जैन धर्म में संवत्सरण के निम्नतम स्तर के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चांदी। तो इससे संबंधित और क्वेश्चन अपन देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अभी तक यहीं समाप्त करते हैं। 105 क्वेश्चन अपन ने देखे, इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे कल भी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। जो अनावश्यक क्वेश्चन है वो अपन को आपको पहले बता देंगे कि इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं, जैसे अपन ने अभी देखा कुछ समय पहले। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।